क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्या करना है, मैट्रिक्स ए दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। फाइंड इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स फाइंड करना है और फर्दर आपने शो करना है कि जब ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है जी। पहले तो हमने 2x2 मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है जी। और इन्वर्स का फार्मूला क्या था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 / mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। 2x2 मैट्रिक्स का तो एडजॉइंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया था पिछले जो है वो एक्सरसाइज में। अब इस जो है एक्सरसाइज में मैं आपको 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। ये आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकले, सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आपने निकालना है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आपने बनाना है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स जब आप बना लें तो फिर हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। वो किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज के इक्वल जो है हमारे पास हो जाएगा। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो ए का एडजॉइंट होगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23। रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। A31 A32 और A33। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। जब आप एडजॉइंट कैलकुलेट कर लें तो जहाँ पर पुट कर दें, डिटर्मिनेंट लें और वो पुट करें तो आपके पास ए इन्वर्स आ जाएगा। अब एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स होना चाहिए। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स जो हैं वो ये पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। A11 आपके पास क्या है, ये आपके पास कोफैक्टर है ऑफ A11। A11 का कोफैक्टर है और A11 कौन सी एंट्री है आपके पास, A11 जो है 2 है। ये एंट्री 2 आपके पास है। ये A11 है, ये A12 है, ये A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। A11 का कोफैक्टर -1 की पावर, ये जो इंडेक्स हैं A1 यही आपने ऐड कर देने हैं। और अब हमने माइनर कैलकुलेट करना है। माइनर कैसे आएगा आपके पास, ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ दें और बाकी क्या बच गया, 1 0 - 3 5 1 0 - 3 एंड 5 -1 की पावर 2 5 1 = 5 -3 × 0 0। जब -1 की पावर इवन लेते हैं तो 1 बन जाता है। 1 × 5 = 5। तो A11 की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है जी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, A12 कुछ कोफैक्टर्स मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगी, बाकी आपने खुद ही करने हैं। A12 कैलकुलेट करते हैं। A12 क्या है, A12 का कोफैक्टर और A12 कौन सी एंट्री है, 1। ठीक है जी।
तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ दें, बाकी क्या बचा 1 2 0 5 1 2 0 5 -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3 और ये आपके पास बन जाएगा 5 -0 -1 की पावर ऑड है तो इसका आंसर -1 नहीं होगा। -1 × 5 -5 A13 -1 की पावर 1 + 3 और ये किसका को फैक्टर है A13 का को फैक्टर। A13 कौन सी एंट्री है ये 0, ठीक है जी 0। ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दे तो क्या बचा 1 1 2 -3 1 1 2 और -3 ये बचा आपके पास। -1 की पावर 4 -3 -2 -1 की पावर 4 है, इवन है तो इसका आंसर 1 होगा। -3 -2 ये आपके पास आ गए -5। अब A21 कैलकुलेट करते हैं। A21 किसका को फैक्टर होगा आपके पास A21 एंट्री का जो इंडेक्स है वही ऐड कर देना माइनस के पावर में। ये A21 है और ये कौन सी एंट्री है ये 1। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका फैक्टर, ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ दें, बाकी क्या रहेगा 1 0 -3 5 1 0 -3 एंड 5 -1 की पावर 3 और ये 5 -0 और बेटा ये -1 की पावर ऑड है तो ये माइनस ही आएगा। क्रॉस 5 = -5। इस तरह से आपने बाकी सारे कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट कर लेने हैं। A22 आप कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। A23 कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। A31 कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। A3 कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू भी 0 और A33 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एडजॉइंट किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज के का ट्रांसपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का ट्रांसपोज। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। A11 की वैल्यू क्या है 5, A12 की वैल्यू क्या है -5, A13 की वैल्यू क्या है -5 और A21 की वैल्यू क्या है -5, A22 की वैल्यू क्या है 10, A23 की वैल्यू क्या है 8, A31 0, A32 0 और A33 1 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है जी। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास 5 -5 रो को कॉलम में चेंज कर दें -5 10 8 0 0 1 ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। एडजॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए डिटर्मिनेंट। आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 1 0 1 1 0 2 -3 एंड 5। कॉलम 3 की मदद से एक्सपेंड करेंगे। क्या वो डिटर्मिनेंट है वो किसी भी, चाहे कॉलम रो 1 को एक्सपेंड करके रो 2 को एक्सपेंड करें, रो 3 को एक्सपेंड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आपकी चॉइसेस हैं कि आप किस तरीके से एक्सपेंड करना चाहते हैं। मैं कॉलम 3 की मदद से एक्सपेंड करूँगी। कॉलम 3 की मदद से एक्सपेंड करने की क्या वजह है बेटा, ऐसी रो या ऐसी कॉलम जिसमें ज़ीरो की तादाद ज़्यादा हो ना,
उससे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इन दो ज़ीरो ने इन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना। इनके साथ जो भी इनके मल्टीप्लाई होंगे इन्होंने सबको ज़ीरो कर देना और सिर्फ 5 के साथ आपकी कंट्रीब्यूशन रह जानी है और बहुत आसान हो जाना है। आपको सिर्फ 5 का माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, बाकी क्या बचेगा 2 1 1 1। तो ये क्या हो गया 5 × 2 - 1 1। ये आपके पास आंसर आ गया 5, डिटर्मिनेंट आ गया 5। अब ए इनवर्स के फार्मूले में पुट करें 1/* ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। 1/, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 5 और एडजॉइंट की वैल्यू क्या है 5 - 5 -5 10 -5 8 0 0 1। 1/5 से अंदर आप डिवाइड कर दें। 5/5 -5/5 0/5 -5/5 10/5। जब आप मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जब आप डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई होता है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। -1 -1 0 -1 2 0 -1 8/5 1/5। ठीक है जी, ये ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और शो करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इक्वल है। अब ये आप कर सकते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू लिखें, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखें और उनको मल्टीप्लाई करें और शो करें कि आंसर आई 3 के। ये सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन है, आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है, जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जवाब जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। एवरेज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 3.3। evaluate the following determinants। evaluate the following determinants। ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं इनको एवेल्यूएट करना है आपने। फर्स्ट वन ले लेते हैं 3 4 2 7 2 5 0 3 1 2 -3 5 4 1 -2 6। अब ये 4x4 आर्डर का डिटर्मिनेंट है। पहले हमने 3x3 आर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं वो कैलकुलेट करने सीखे थे इस एक्सरसाइज में। पिछली एक्सरसाइज में 2x2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखा था। इस एक्सरसाइज में 3 और अब ये 4x4 आर्डर का भी डिटर्मिनेंट जो है कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। हम इसको जो है वो रिड्यूस करेंगे 3x3 के अंदर। रिड्यूस करने का तरीका क्या है, इसका जो है वो स्टेप्स क्या हैं करने के। आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह का मैट्रिक्स बनाएं। ठीक है, ये इसको जो मैं सारा काम करूँगी ना उसकी पहले कहानी बता रही हूँ। ठीक है जी, आपने कोशिश करनी है जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप किसी एक रो या एक कॉलम में यहाँ पर 1 बना लें, यहाँ पर 0 बनाने में कामयाब हो जाएं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, बाकी जो मर्ज़ी है, बाकी यहाँ पर जो मर्ज़ी है।
अगर आप जो है यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि अभी मैंने जब ये पीछे जो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया उसमें मैंने बताया था कि जो 0 एंट्रीज़ होती हैं ऐसी जो है रो या ऐसे कॉलम की मदद से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना इंतहाई आसान हो जाता है। क्योंकि इसने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी डिटर्मिनेंट में, इसने भी कोई नहीं करनी, इसने भी कोई नहीं करनी, सिर्फ इसका जो माइनर है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था। हालांकि यहाँ पर मैं रो 1 की मदद से भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकती थी, रो 2 की मदद से भी कर सकते हैं, रो 3 की मदद से भी कर सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन कॉलम 3 के साथ एक्सपेंड करने का ये फ़ायदा है कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है। वो कैसे कि 0 भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, इस 0 ने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने अपने माइनर के साथ जब मल्टीप्लाई होना है तो 0 आंसर हो जाना है। सिर्फ 5 के साथ जो है वो हो गई है और आपकी कैलकुलेशन जो है वो रिड्यूस हो गई है और आपका काम जल्द हो गया है। इसी तरह बेटा हमने 4x4 आर्डर का डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमने अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि जो है ये हमारे पास अगर हम इसको एक्सपेंड करने बैठे तो ये बहुत लंबा आ जाए, हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। इसलिए हमने कोशिश करना है कि यहाँ पर हम 1 का बनाने में कामयाब हो जाएं। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, बाकी जो एंट्री मर्जी हो, चाहे वो 0 हो चाहे नॉन 0, इससे फ़र्क नहीं। अगर हम ये बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम रो 1 की मदद से अपना डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। इसने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, इसने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, इसने भी करनी, सिर्फ इसकी वजह से करनी और हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो रिड्यूस हो जाना और हमारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। अब यहाँ मन बनाना है। यहाँ मन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस रो को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं, यानी कि क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग रो 1, ये रो 1 है, ये रो 2, ये रो 3, रो 4, रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है जी, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करते हैं। ये यहाँ पर चली गई तो यहाँ पर 1 बन गया, 1 2 -3 5, रो 2 अपनी जगह पे ही रहेगी, 0 3 और ये इसकी जगह पे अब ये लिखेंगे रो 1 3 4 2 7 4 1 -2 एंड 6। तो यहाँ पर हम 1 बनाने में कामयाब हो गए। अब इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको। अब इस एंट्री को मैं कैसे 0 कर सकती हूँ, इसको 0 करने का तरीका यह है कि 2 या इसमें से 2 ही माइनस किया जाए, तभी ये 0 होगी। अब इसमें से 2 कैसे माइनस कर सकते हैं, इस कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और कॉलम 2 में से माइनस कर दो। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। ठीक है जी, वन 2 3 4 2 5 4 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और इसमें से माइनस कर देना। ये कॉलम 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 - 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 4 - 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से निकालेंगे 1 - 8। तो ये कॉलम 2 में से कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर किया और माइनस कर दिया। अब इसको कैसे हम 0 बना सकते हैं, ये -3 को कैसे 0 बना सकते हैं, अगर इसमें 3 ऐड किया जाए, इसमें अगर 3 ऐड किया जाए तो कॉलम 3 में हम ऐड करेंगे 3 टाइम्स कॉलम 1, 3 टाइम्स कॉलम 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, ये देखें ये कॉलम 3 लिखें। ठीक है जी, तो कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, -3 3 मल्टीप्लाई +3 0 में, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और 0 में ऐड कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 में ऐड कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें।
ठीक है जी। अब इसको कैसे 0 बनाया जा सकता है? जब 5 में से 5 ही माइनस हो। तो ये आपके पास कॉलम 4 है, कॉलम 4 में से 5 क्रॉस कॉलम 1 माइनस करेंगे। यह आपने लिखना ज़रूरी होता है, या बता रहे होते हैं कि हम ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये बताना ज़रूरी होता है। कॉलम 4 लिखें, 5 3 7 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें। तो ये क्या बच गया आपके पास? 1 2 3 4, 2 - 2 0, 1 -2 -7, -3 + 3 0, 6 11 10 0 -7 -8 -14। ठीक है जी। अब हम अपना डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे विद दी हेल्प ऑफ दी रो 1। रो 1 से हमारे लिए करना आसान है, क्योंकि सिर्फ 1 के साथ कंट्रीब्यूशन आनी है। इन सब ने बाकी सब एंट्रीज़ को 0 कर देना और हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जानी है। ठीक है जी। ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट मैं दोबारा लिखती हूँ। 1 2 3 4 0 0 0 1 6 -7 -2 11 -8 -7 10 और -14। एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है जी। 1 लिखें। अब इसका माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रो छोड़ दें और ये कॉलम छोड़ दें, बाकी क्या बचा? ये सारा बच गया। 1 6 -7 -2 11 -8 -7 10 -14। पहले जब हम 3 × 3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते थे तो हमारे पास इसके साथ 2 × 2 मिलता था, जैसा कि हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था। जब हम किसी एंट्री का करते थे तो हमारे पास 2 × 2 मैट्रिक्स बचता था, डिटर्मिनेंट बचता था। तो जब आपने 3 ऑर्डर का कैलकुलेट करना होता है ना, तो आप रिड्यूस करके 2 × 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपने ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना था ना, तो आपने इसको रिड्यूस किया है, 3 × 3 में हुआ है। अगर देखो बेटा यहाँ पर नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ होती तो उनके भी हमने लिख के माइनर्स कैलकुलेट करने थे, और हमारा जो है वो एक दफ़ा इसके साथ 3 × 3 मैट्रिक्स आ जाना था, एक दफ़ा इसके साथ आ जाना, इसके साथ आ जाना। वो सब को हमने अलग जो है वो एक्सपेंड करने बैठ जाना था और फिर हमारा काम होना था। अब सिर्फ 1 के साथ हमारा काम होना है, बाकी सारे ये जो है ना, इन ज़ीरो ने हमारा काम आसान कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो जो है बनाने का हमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी। अब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड बाय रो 1 इसकी रो, इसका कॉलम छोड़ दें और बाकी बचा 11 -8 10 -14 -6 -2 -8 -7 -14 +7, ये रो ये कॉलम -2 11 -7 और 10। इन सब को मल्टीप्लाई करके आपने जब सॉल्व करना है तो आंसर आ जाना है 305। आसान कैलकुलेशन ही आप कर सकते हैं। आंसर आ गया 305। तो ये आपके पास तरीका था 4 × 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का और उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का। तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 305। इसके बाकी पार्ट्स भी आपने ऐसे करने हैं, वो थोड़ा सा मैं फिर शुरू करके आपको समझा देती हूँ। टू
3 1 -1 4 0 2 1 5 2 -1 6 3 -7 2 -2। वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, जैसा कि मैंने आपको यहाँ ये समझाया था। ये आपका मोटो होना चाहिए इसको। यहाँ पर 1 कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है जी। इसमें हमने यहाँ पर 1 कैसे बनाया था, रो 2 इसके पास 1 था सबसे पहले एंट्री में, तो हमने रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया था। अब यहाँ पर हमारे पास किसी रो में भी 1 नहीं है, लेकिन कॉलम के पास 1 है, तो हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 3, इंटरचेंज कर दें इनको। अगर रो के पास 1 होता तो हम रो से इंटरचेंज कर लेते, अब कॉलम के पास 1 है तो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ये कॉलम इसकी जगह पे लिखा जाएगा 1 2 -1 2 3 0 2 -7। अब ये कॉलम इसकी जगह पे लिखा जाएगा 2 4 5 3 और -1 1 6 -2। यहाँ पर 1 बन गया। अब आपने यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 0 करना है। यहाँ पर 0 कैसे हो सकता है, जब आप 3 में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि कॉलम 2 में से 3 टाइम्स कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कैसे 0 होगा, जब 2 में से 2 निकालेंगे तो कॉलम 3 में से 2 टाइम्स कॉलम 1 निकालेंगे। और कॉलम 4 जो है वो कैसे 0 होगा, ये कैसे 0 होगा, जब इसमें 1 ऐड करेंगे, तो इसलिए कॉलम 4 में हम कॉलम 1 ऐड करेंगे। ये अपने ऑपरेशंस करने हैं और बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप्स की तरह मैंने आपको ये जो है जो इसका स्टार्टिंग आपको शुरू करके दे दी है, ताकि आपको आसान रहे, और यह आपने खुद कंप्लीट करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के मतलब। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट रह गया था और क्वेश्चन नंबर 12 का 3 पार्ट रह गया था। बाकी आपको ये मैंने पार्ट्स जो है प्रीवियस लेक्चर में कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। अब वो आपसे कहते हैं कि ये सिंगुलर है, तो आपने लैम्डा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। चलिए मैं ये आपको करके दिखा दूँगी। ये तो बिल्कुल वैसा है, आपने जो है वो बताना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 आ जाएगा तो जो है आपके पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ये 4+4 ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह जो है वो होना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का जो 3rd पार्ट है वो सिमिलर है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। 11 का जो है वो 2nd पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 8। x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 और x, और आपने शो करना है x+3 और x - 1, ये इसके इक्वल आता है। वही कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, यहाँ पर 1 बनाना है और बाकी 0 करनी है एंट्रीज, ठीक है जी। यहाँ पर 1 बनने का तरीका क्या है, एक तरीका मैं किसी के साथ चेंज कर दूँ, एक ये भी तरीका है मैं सारे कॉलम्स को इसमें सम कर दूँ, x+3 बन जाएंगे और आप वो कॉमन ले लेंगे। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 ऐड कर दें सबको, x + 1 + 1 + 1 1 + x + 1 + 1 1 + x + 1 + 1 + x + 1 1 + 1, इन तीनों का ऐड कर दें 1 + 1 + 1 + x 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। ये x+3 है, ये भी x+3, ये भी x+3,
ये इनको ऐड करने का यही मकसद ये था कि x+3 हमें चाहिए था, ये हमारे पास बन गया। ये हम कॉमन लेके बाहर निकालेंगे। टेकिंग x+3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 1 से x+3 कॉमन ले लें। यहाँ क्या रह गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ इन सब में से हमने x+3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे अब 1 बन गया है। 1 1 1 1 x 1 1 1 x 1 1 1 x। यहाँ पर आपने 0 बनाने हैं। ठीक है जी। रो 2 में से रो 1 को कर दें आप सब्ट्रैक्ट। रो 1 आपके पास एज इट इज़ रहेगी। वन में से 1 निकालें 0, x में से x - 1, 1 में से 1 निकालें 0, 1 में से 1 निकालें 0। रो 3 में से रो 1 निकाल दें। 1 - 1 0, 1 - 1 0, x - 1 1 - 1 0। और 4 में से रो 1 निकाल दें। 1 - 1 0, 1 - 1 0, -1 0 और x - 1। ये आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। मेन डायगोनल के नीचे सारी एंट्रीज अगर आपके पास 0 हो जाती हैं तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है जी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये जो डायगोनल होता है आपके पास, इसके नीचे अगर सारी एंट्री 0 हो जाए तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एंड वाली प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में से। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स जो है, कोई डिटर्मिनेंट जो है वो ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, यानी कि मेन डायगोनल के नीचे उसकी अगर सारी एंट्रीज़ आपके पास 0 हो जाती हैं तो ऐसा डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने से। तो डायगोनल की एंट्रीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 क्रॉस x - 1 क्रॉस x - 1 क्रॉस x - 1। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर भी लिख देती हूँ मैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन ट्रायंगुलर फॉर्म, या कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द इट्स मेन डायगोनल। मेन डायगोनल की एंट्रीज की प्रोडक्ट के इक्वल है होगी। ये मेन डायगोनल होता है, इसकी एंट्रीज की प्रोडक्ट के इक्वल। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ की हमने। x+3 और x - 1 कितना है? 1 2 3 x - 1 की पावर 3। और यही हमने शो करना था कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसके इक्वल है। ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। और अब सिर्फ जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट रह गया, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 मैट्रिक्स P दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है?
फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। वो कहते हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिसेस हैं ये सिंगुलर हैं। अगर ये सिंगुलर हैं तो इसका मतलब है कि इनका डिटरमिनेंट आपके पास 0 होगा। इनका डिटरमिनेंट जो है वो आपके पास 0 होगा। एस बी इज़ सिंगुलर, चूँकि बी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। बी का जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। बी का डिटरमिनेंट लिखते हैं 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 2 लैम्डा -1 3। ये डिटरमिनेंट 0, उन्होंने खुद कहा है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर, लिहाजा उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। इसको वही कैलकुलेट करने का 4x4 का डिटरमिनेंट है ना, इसको कैलकुलेट करने का वही तरीका। यहाँ पर 1 बनाएं। यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, किसी रो में 1 तो है नहीं, इसका मतलब है कि अब इस कॉलम के पास 1 है तो इसके साथ हम इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, इंटरचेंजिंग कॉलम 1 बाय कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करते 1 2 2 लैम्डा 5 8 3 2 2 0 5 1 0 1 7 3। एक 0 तो बना हुआ है, अब इन दोनों को 0 बनाना है। इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे, 5 में से 5 माइनस होगा तब ये 0 बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉलम 2 है इसमें से हमने 5 टाइम्स कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें 5 लैम्डा। अब ये कैसे 0 होगा, ये कॉलम 3 है ना, जब इसमें से 2 माइनस होगा इसका मतलब है कॉलम 3 में से 2 टाइम्स कॉलम 1 करते हैं आप। 2 माइनस 2 5 माइनस 4 और -4 -1 और -2 लैम्डा। ठीक है जी, ये ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये क्या बन गया आपके पास 1 2 3 लैम्डा 0 -2 -7 2 -5 लैम्डा 0 1 -4 -1 -2 लैम्डा 0 1 1 एंड 3। अब उन्होंने खुद कहा है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। ठीक है जी, अब हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है बाय विद द हेल्प ऑफ द रो 1 से एक्सपेंड करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि ये एंट्रीज हमारे पास 0 हैं और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ 1 करेगा और हमारी कैलकुलेशन जो है रिड्यूस हो जाएंगी। एक्सपेंड बाय रो 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें और ये आपके पास आ जाएगा -2 -7 2 -5 लैम्डा 1 1 -4 1 -1 -2 लैम्डा एंड 3। ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है जी, अब हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जो 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था हमने इसको रिड्यूस कर लिया 3x3 डिटर्मिनेंट में। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। -2 -4 1 -1 -2 लैम्डा 3 -1 -7 1 2 -5 लैम्डा 3 +1
-7 -4 2 -5 लैम्डा -1 -2 लैम्डा कॉमा इज इक्वल टू 0। अब ये आपने मल्टीप्लाई करके तो इसको सिंपलीफाई करना है। जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 - 15 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 60/15 विच इज़ लैम्डा इज इक्वल टू 4। और ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है जी। और ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ना 3.3, इसको आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन लगा के कंप्लीट कर लें और थर्सडे वाले दिन मुझे इसकी PDF जो है आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग ग्रुप में जो है वो मुझसे पूछ लिया करें।